नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं क्योंकि 4 महीने से कम का वक्त हो बचा है और यह तय हो जाएगा कि यूपी में नई सरकार किसकी होगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार है, वही रफ्तार है, बस अंदाज अलग है। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, आपको दिखाएंगे। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, ये आपको बताएंगे। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला है, ये समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। दो 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के एक तरफ भाजपा बूथ मैनेजमेंट में जुटी है तो दूसरी तरफ भाजपा आलाकमान दिल्ली में यूपी की बारीक रणनीति बनाने में जुट गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज दिल्ली में हो रही भाजपा की अहम बैठक खत्म हो गई और आज की इस अहम बैठक में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 3 बड़े चेहरों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को अहम जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली में हुई भाजपा की इस बड़ी बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह को ब्रज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा आज हुई बैठक में यूपी में निकलने वाली विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों पर चर्चा की गई और जल्द ही पार्टी की तरफ से सभी कार्यक्रमों की तारीख और दिन का ऐलान हो जाएगा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल रहे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि बैठक में शामिल रहे यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा। फोकस किया गया है कि जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है 6 क्षेत्रों का, इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो, वह ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं, 2 क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं और आग्रह किया गया है कि सभी कार्यक्रम नीचे तक भी कैसे सक्रिय हो, कैसे नीचे तक उतरे, इसकी सभी चिंता करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी का मेन फोकस था कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए रचनात्मक भी संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसी बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी का। अविनाश, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक हुई, सभी को प्रभार सौंप दिए गए हैं, अभी जो प्रभारी अलग अलग क्षेत्रों के बनाए गए हैं, क्या इनकी भी कोई बैठक प्रस्तावित है? किस तरीके से इनकी रणनीति आगे काम करेगी? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से जो बूथ संगठन है इसको मजबूत करने के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनमें खुद अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो कि 22 तारीख को गोरखपुर जा रहे हैं और वहाँ पे तमाम तरह जो उस क्षेत्र के बूथ संगठन अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे। फिर वो 23 तारीख को कानपुर आएंगे, जहाँ पे कानपुर क्षेत्र के जितने भी बूथ संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ फिर वो बैठक करेंगे। इसी कड़ी में अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी काशी और अवध जैसे क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है, जहाँ पे तमाम तरह बूथों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आगे के कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। और राजनाथ सिंह जी का भी दौरा लग चुका है। अगर बात करें तो 25 तारीख को सीतापुर जाएंगे और 27 तारीख को जौनपुर जाएंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं का दौरा लग चुका है।
वहीं अगर बात करें तो ब्रिज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र का जो जिम्मेदार है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह खुद देखेंगे कि किस तरीके से इन क्षेत्रों में बूथ को मजबूत किया जाए और किस तरीके से यहाँ पर संगठन को बेहतर करते हुए चुनाव जीता जा सके। क्योंकि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गृह मंत्री अमित शाह, तो वो एक नारा दिया करते थे कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बूथ को मजबूत करने के लिए हमेशा से बीजेपी ने काम किया और यही कारण है कि आज जो 6 क्षेत्र हैं उन 6 क्षेत्रों को 3 बड़े कद्दावर नेताओं के हिस्से में बांटा गया है, जिससे कि बूथ को मजबूत किया जा सके। और बूथ मजबूत होगा तो जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है उसे बिल्कुल, और उस लक्ष्य को पाने की इसके कोशिश साथ- होगी। धन्यवाद अविनाश साहब का जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से रोड शो करके अपनी ताकत दिखाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा के कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ पर बड़ा बयान दिया, जिसके जवाब में अब भाजपा ने भी सीधे अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। मिशन 2022 फतह करने के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सत्ता पक्ष के सामने अपनी सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, तो विपक्ष सत्ता में वापसी का सपना संजोए है। इसके मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा पर लगातार हमलावर हैं और इस बीच 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो सच में सवेरा लाती है। अब नया सुप्रभात होगा, 22 में बदलाव होगा। और अब अखिलेश यादव भाजपा पर वार कर रहे हैं तो भाजपा पलटवार करेगी। तमाम भाजपा नेता अखिलेश को घेर रहे हैं। भाजपा नेता और मशहूर भोजपुरी गायक कलाकार दिनेश लाल निरहुआ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मान लिए, सम्मान लिए, तुष्टीकरण के लिए राम भक्तों की जान लिए। निरहुआ का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, तो ट्विटर के जरिए वार हुआ तो निरहुआ ने पलटवार कर दिया। यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं। उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं, और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है। अखिलेश यादव जो वहीं गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सोच जिन्नावादी है, ये वहीं जाते हैं जहां इनका गढ़ है, जमीनी लोग नहीं है। रवि किशन ने कहा कि जो कलर इनको पसंद है वही इनको हराएगा। यादव ने कल जो विजय यात्रा निकाली गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक, आज उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि बीजेपी की रैली में लाए हुए और हमारी रैली में आए हुए लोग हैं, और बीजेपी जब 22 के चुनाव होंगे तो सीटें विधानसभा में बीजेपी की खाली रहेंगी। देखिए, उन्होंने यही बात 2014 में भी कही थी, 17 में भी कही थी, 19 में भी कही थी, और आज जब 2021 है तो मैं एबीपी के सभी दर्शकों को बहुत साफ कहना चाहता हूँ, विनम्रता और ऑनेस्टी के साथ कि जो हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोग मास के लोग हैं, हम लोग गांव देहात से भोजपुरी इंडस्ट्री चला के साथ सब कुछ जानते, तो नस नस जानते हैं। वो भी आप देख लीजिएगा जब चुनाव का समय आएगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारे आते हैं या हम लोग जब जाते हैं तो भीड़ वो हमारी देखिए, इनकी भीड़ आती है इनको देखने के लिए, MY फैक्टर के हिसाब से भी आती है इनके पास। उसी क्षेत्र पॉकेट में जा रहे हैं जहाँ इन लोगों का दबदबा है, तो उसी क्षेत्र में जाते हैं, उसी क्षेत्र में भीड़ आती है। सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 350 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और अब बात शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे की। इस बार प्रधानमंत्री लगातार 3 दिनों तक यूपी में रहेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए लगातार यूपी दौरे पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी फिर से लगातार यूपी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल यानी कि 19 से 21
नवंबर तक यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6,250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को महोबा जाएंगे। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना यानी कि अर्जुन बांध रात्रि विश्राम करेंगे। 20 और 21 नवंबर को पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। 21 नवंबर को पीएम अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे और उसी दिन लखनऊ से बांदा भी जाएंगे। बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री बम्पर सौगात देने वाले हैं। तो क्या क्या सौगात देंगे ये भी आपको बता देते हैं। अर्जुन सहायक बांध परियोजना कुल लागत 2,655 करोड़। महोबा, हबीबपुर, बांदा जिले को लाभ होगा। 44,381 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। पेयजल जो है वो 4 लाख व्यक्तियों तक पहुंचेगा। रतौली बांध परियोजना कुल लागत 54.28 करोड़ है। महोबा जिले को फायदा होगा। 1,050 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। भावनी बांध परियोजना कुल लागत 512 करोड़। ललितपुर जिले को लाभ मिलेगा। 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 13,000 लोगों के लिए पेयजल भी मुहैया हो पाएगा। मझगांव और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का भी वो उद्घाटन करेंगे। कुल लागत 18.24 करोड़ है। हमीरपुर जिले को लाभ होगा। सिंचाई क्षमता 600 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ जाएगी। कुल 5 सिंचाई बांध परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत है 3,240.61 करोड़। कुल सिंचाई क्षेत्र 49,831 हेक्टेयर में बढ़ेगा और 4,13,000 की जो आबादी है उसे फायदा मिलेगा। 5 निर्मित परियोजनाएं भी हैं जिनमें लोक निर्माण विभाग, खनिज विभाग, पर्यटन विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग शामिल है, जिनकी लागत 24.13 करोड़ रुपए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैली है। महोबा में है, उनका वहाँ है। झांसी में अभी सुल्तानपुर की एक विशाल रैली संपन्न हुई है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां लगभग कब क्या करना है, ये भी इस पर विचार हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ भाजपा दिल्ली में महामंथन कर रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के क्षेत्रीय नेता पूरे प्रदेश में तमाम जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दल प्रदेश की सभी जातियों को अपने पाले में लाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे भाजपा है तो उसी के नक्शे कदम पर समाजवादी पार्टी भी चल रही है। हालांकि हर पार्टी अपने इन सम्मेलनों को प्रबुद्ध वर्ग या फिर सामाजिक सम्मेलन का इनाम दे रही है। बाईस की जंग में 17 वाली कामयाबी दोहराने के लिए भाजपा सभी जातियों और वर्गों को एक बार फिर साधने में लगी है। इसी के तहत पार्टी ने ग्रेटर नोएडा में अनुसूचित जाति सम्मेलन बुलाया, जिसमें पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि दलित समाज सिर्फ भाजपा के साथ ही सुरक्षित है। जाटव समाज इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, जो मान सम्मान का वो हकदार था वो उसे वहाँ नहीं मिला। और जब कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, महिला होगी, अगर उसका मान सम्मान नहीं होगा वहाँ, तो वो वापस जाके कहीं भी जा सकता है। इसलिए अगर मेरे समाज को मान सम्मान नहीं मिला और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाजपा ने अनुसूचित जाति के अलावा कुम्हार, कुर्मी, पटेल, विश्वकर्मा, मौर्य, कुशवाहा, केवल, गंगवार, पासी, वैश्य, यादव, लोधी और सैनी समेत अब तक 37 जातियों के सम्मेलन आयोजित किए हैं। जातियों के अलावा भाजपा सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के नाम से बैठकें आयोजित कर समाज के तमाम वर्गों, खासकर व्यापारियों पर भी खासा जोर दे रही है। अगर पुलिस पर आक्रमण करते हैं या किसी व्यापारी पर आक्रमण करते हैं, कोई पुलिस अब उन बदमाशों को करती है। इसी तर्ज पर यूपी में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी भी ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने के लिए जातीय सम्मेलनों का सहारा ले रही है। सपा ने अब तक ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के अलावा निषाद, कश्यप और चौरसिया समेत कई जातियों के सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए हैं। तमाम जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक जिनको सम्मान नहीं मिला, तमाम हमारे अगड़े लोग हैं जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन सबको सम्मान मिलेगा। दरअसल 2017 में ऐसे ही जातीय सम्मेलन करके भाजपा ने सपा और बसपा के कोर वोट बैंक मानी जाने वाली जातियों में सेंध लगा दी थी और इस बार भी भाजपा उसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो गया है
कि 2022 के लिए उसे भी जाति विशेष की पार्टी की अपनी पहचान को बदलना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करते हैं अरुण वाल्मीकि की। आगरा के अरुण वाल्मीकि के परिवार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लखनऊ में कॉल हाउस पर मुलाकात की। कॉल हाउस में मुलाकात के बाद परिवार कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, जहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने पीड़ित परिवार को 30 लाख का चेक दिया। आपको बता दें कि आगरा में पुलिस की कस्टडी में अरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी आगरा जाकर पीड़ित परिवार को उन्होंने ढाढ़स बंधाया और 30 लाख रुपए चेक देने का वादा दे दिया था और वही चेक आज उन्हें दे दिया गया है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता, उन्हें जेल की सलाखों में नहीं भेज दिया जाता, हम इनकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से आज लखनऊ में मुलाकात की। सरकार ने अरुण वाल्मीकि के परिवार को न्याय देने के लिए कुछ नहीं किया। ये सरकार पीड़ितों को न्याय देने की बजाय उन पर ही आक्रमण करती है। मैंने उनके परिवार से वादा किया कि मैं न्याय की आवाज को दबने नहीं दूंगी।